शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। हम सब ने वो मशहूर तस्वीर देखी है, एक बंदर धीरे धीरे झुककर चलता है, फिर सीधा खड़ा होता है और अचानक इंसान बन जाता है। ओहो, वो टी शर्ट्स वाली तस्वीर। हाँ, वही। इस एक तस्वीर ने विकासवाद की पूरी धारणा को एक सीधी रेखा में बांध दिया है। लेकिन जो तथ्य हमारे स्रोत में हैं, वे इस रेखीय या लीनियर सोच को पूरी तरह से नकारते हैं। बिल्कुल नकारते हैं। विकासवाद यह बिल्कुल नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि सच्चाई ये है कि इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर, इन सभी का एक साझा पूर्वज या कॉमन एंसेस्टर था, जो आज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। सही कहा। इसे एक सीढ़ी के बजाय एक ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन के पेड़ की तरह देखा जाना चाहिए, जहां एक ही तने से अनगिनत अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सुधार है। देखो, जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की, तो उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था। जब जीवों में प्रजनन होता है तो जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में डीएनए की कॉपी बनते समय कुछ छोटी-मोटी गलतियां या बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं बदलावों को हम म्यूटेशन कहते हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण मेंढकों की आबादी का है। अच्छा, मेंढक। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक हरे भरे जंगल में एक भूरे रंग की मादा मेढक के कई बच्चे होते हैं। म्यूटेशन के कारण उनमें से ज्यादातर तो भूरे होते हैं, लेकिन एक बच्चा हरे रंग का पैदा हो जाता है। ओके। अब उस म्यूटेशन का कोई इरादा नहीं था कि वो मेढक की मदद करे। वो बस एक संयोग था। बिल्कुल। लेकिन उस हरे जंगल में वो हरा मेढक पत्तियों के बीच आसानी से छिप जाता है। जब कोई शिकारी पक्षी आता है तो उसे भूरे मेढक आसानी से दिख जाते हैं और वो मारे जाते हैं। बेचारे भूरे मेढक। हाँ, लेकिन हरा मेढक बच जाता है, बड़ा होता है और प्रजनन करता है। आगे चलकर उसके बच्चे भी हरे होते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि प्रकृति ने उस पर्यावरण के लिए हरे रंग को चुन लिया। और यहीं पर डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी सामने आती है। फिट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सीधे जिम जाने वाले बड़े बाइसेप्स वाले इंसान की तस्वीर आ जाती है। हाँ, सबसे ताकतवर। हमें लगता है कि जो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर है वही बचेगा, लेकिन विज्ञान की भाषा में फिट होने का मतलब ताकतवर होना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढालना है। बिल्कुल सही। डायनासोर का ही उदाहरण लें। जब पृथ्वी पर भोजन की भारी कमी हुई तो फिट होने का मतलब था शरीर के आकार का छोटा होना, ताकि कम खाने में भी काम चल जाए। जो डायनासोर विशालकाय थे वे मारे गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। एकदम। या फिर ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर को देखिए, जिसके घने बाल उसे जमा देने वाली ठंड से बचाते हैं। वहीं इंसानों के शरीर पर विकासवाद के चलते बाल कम हो गए, ताकि हम अफ्रीका की तेज गर्मियों में शिकार करते समय अपने शरीर का तापमान पसीने के जरिए नियंत्रित कर सकें। और ये अनुकूलन या अडैप्टेशन ही जीवन की निरंतरता का रहस्य है। लेकिन जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इस विशाल ट्री ऑफ लाइफ का सबसे पहला बीज आखिर कहाँ से आया। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो हमें समय में 4 अरब साल पीछे ले जाता है। 4 अरब साल। उस वक्त पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई महाद्वीप नहीं थे, कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ समंदर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उबलता हुआ पानी और जहरीली गैसें थी। और इसी आदिम सूप में पहला जीव सामने आया, जिसे विज्ञान ने नाम दिया है फूका, FUCA, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। फूका। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फूका कोई कोशिका या सेल भी नहीं था। तो फिर क्या था? ये बस RNA का एक अकेला अणु था, जो किसी तरह अपनी कॉपी बना सकता था। यह आज के किसी वायरस की तरह था, जिसके बारे में यह तय करना भी मुश्किल है कि वो पूरी तरह से जीवित है या निर्जीव। वो अर्धजीवित अवस्था ही विकासवाद की सबसे बड़ी पहेली और खूबसूरती है। फूका के बाद करीब 3.8 अरब साल पहले जन्म होता है लूका का, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका। हाँ, ये एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीव था। जुलाई 2016 में विलियम मार्टिन के नेतृत्व में हुए शोध से पता चला कि लूका में केवल 355 जीन्स थे। रुको, सिर्फ 355 जीन्स? हाँ, सिर्फ 355। अब ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। लेबोरेटरी में बनाए गए सबसे छोटे स्वतंत्र रूप से जीने वाले सिंथेटिक सेल में भी कम से कम 473 जीन्स होते हैं। अच्छा।
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपने 355 जीन्स के साथ लूका पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता था। उसे जीवित रहने के लिए समुद्र के तल में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट यानी गर्म पानी के चश्मों से मिलने वाले रसायनों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो वो भी पूरी तरह से जिंदा नहीं था। और फिर इसी लूका से जीवन की मुख्य शाखाएं बंटनी शुरू हुई, बैक्टीरिया और आर्किया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब करोड़ों सालों बाद साइनोबैक्टीरिया सामने आते हैं। इन सूक्ष्म जीवों ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। उन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया, पानी को तोड़ा और उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस छोड़ना शुरू कर दिया। 2.2 अरब साल पहले हुई इस घटना को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, आज हम ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, सांस लेना ही मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उस समय के शुरुआती जीवों के लिए ये नई गैस ऑक्सीजन एक बेहद खतरनाक जहर थी। जहर? हाँ, साइनोबैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन ने उस वक्त मौजूद ज्यादातर जीवन को खत्म कर दिया। ये धरती का पहला बड़ा मास एक्सटिंक्शन था, जो किसी एस्टेरॉइड से नहीं बल्कि खुद जीवन द्वारा पैदा किए गए प्रदूषण से हुआ था। बाप रे, ऑक्सीजन से प्रदूषण? हाँ। लेकिन विकासवाद कभी हार नहीं मानता। कुछ जीवों ने म्यूटेशन के जरिए इस जहरीली गैस का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करना सीख लिया। अडैप्टेशन, एकदम। इससे एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुआ और इसी प्रक्रिया ने माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म दिया, जिसे आज हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी ऊर्जा ने जीवन को और अधिक जटिल बनने। अब तक जीवन केवल पानी के अंदर एक कोशिकीय रूप में फल फूल रहा था, लेकिन फिर जीवन ने बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्युलर होने का फैसला किया। लगभग 90 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ और कारण बहुत ही व्यावहारिक था, सुरक्षा। एक साथ समूह में रहने से बड़े शिकारियों से बचने की संभावना ज्यादा थी। सही बात है। 55 करोड़ साल पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव का जन्म हुआ, इकारिया वेरियूटिया। ये जीव चावल के दाने से भी छोटा था, समंदर के रेत में रेंगता था, लेकिन इसे हम सभी जानवरों का पूर्वज मान सकते हैं। इकारिया वेरियूटिया? हाँ। और क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार द्विपक्षीय समरूपता या बायलैटरल सिमेट्री देखी गई थी। और आपको पता है, द्विपक्षीय समरूपता विकासवाद का एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? इसका मतलब है कि शरीर का दायां और बायां हिस्सा बिल्कुल एक जैसा होना और एक स्पष्ट सिर और पूंछ का होना। जब किसी जीव का एक स्पष्ट आगे का हिस्सा होता है तो संवेदी अंग जैसे आंखें, मुंह, एंटीना उसी दिशा में केंद्रित होने लगते हैं जिस दिशा में जीव आगे बढ़ रहा है। तो उसे पता होता है कि वो जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। इसी समरूपता ने अंततः रीढ़ की हड्डी और एक जटिल मस्तिष्क के विकास का रास्ता साफ किया। और यहीं से पानी से जमीन तक की यात्रा शुरू होती है। 48 करोड़ साल पहले अरंडास्पेस जैसी मछलियों में रीढ़ की हड्डी विकसित हुई। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? 2004 में वैज्ञानिकों को एक ऐसे जीव का जीवाश्म मिला जिसने विकासवाद की इस मिसिंग लिंक को भर दिया। इसका नाम था टिक्टैलिक रोजिया। टिक्टैलिक रोजिया? हाँ, ये लगभग 37.5 करोड़ साल पहले पाया जाता था। ये कोई ऐसी मछली नहीं थी जिसने अचानक एक दिन जमीन पर चलने का फैसला किया हो, बल्कि ये उथले कीचड़ भरे पानी में रहने वाली मछली थी। उथले पानी में शिकारियों से बचने या किनारे पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए उसे उस कीचड़ में खुद को घसीटना पड़ता था। धीरे धीरे पीढ़ियों के म्यूटेशन के बाद उसके सामने वाले पंख या फिन्स इतने मजबूत हो गए कि वे कलाई की तरह शरीर का वजन उठाने लगे। ये जमीन पर जीवन की शुरुआत थी। यहाँ सबसे चकित करने वाली बात यह है कि विकासवाद कोई सीधी पहले से तय की गई योजना नहीं है। टिक्टैलिक का लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना नहीं था, वो बस अपने उस उथले पानी वाले पर्यावरण में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो तो बस खाना ढूंढ रहा था। बिल्कुल, लेकिन उसके उन मजबूत पंखों ने उसे एक नया इकोलॉजिकल अवसर दे दिया। जमीन पर उस वक्त कोई बड़े शिकारी नहीं थे, भरपूर खाना था, इसलिए जीवन वहां तेजी से फैलने लगा। लेकिन अगर पानी से जमीन पर आना इतनी बड़ी कामयाबी थी तो व्हेल और डॉल्फिन जैसे स्तनधारी वापस समंदर में क्यों चले गए? क्या विकासवाद ने अपना मन बदल लिया था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है।
क्योंकि विकासवाद पुरानी चीजों को पूरी तरह से मिटाकर नए सिरे से शुरू नहीं करता, इसलिए वे वापस मछली नहीं बन पाए। वो आज भी मैमल हैं। जी, वे आज 5 करोड़ साल पहले का सबसे पुराना स्तनधारी खोजा गया है, जिसका नाम है ब्रासिलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस। ब्रासिलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस। हाँ, ये देखने में बिल्कुल एक छोटे चूहे जैसा था। जरा सोचिए, जब पूरी धरती पर विशालकाय डायनासोर्स राज कर रहे थे, तब हमारे ये छोटे छोटे पूर्वज रात के अंधेरे में जमीन के नीचे बिलों में छिपकर अपनी जान बचाते थे और कीड़े मकोड़े खाते थे। और वही छोटा आकार और छिपने की कला उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्तनधारियों की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां विकसित हुईं। पहले अंडे देने वाले मोनोट्रीम्स जैसे आज का प्लैटिपस, दूसरे पाउच वाले मार्सुपियल्स जैसे कंगारू और कोआला, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में इसलिए फले फूले और सुरक्षित रहे क्योंकि वह महाद्वीप करोड़ों साल पहले बाकी दुनिया से अलग हो गया था, जिससे उन्हें बड़े शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ा। और तीसरे है प्लेसेंटल, जो गर्भ के अंदर एक जटिल प्रणाली के जरिए बच्चों को पालते हैं, जैसे हम इंसान, हाथी या कुत्ते। और इन प्लेसेंटल स्तनधारियों की असली लॉटरी तब लगी जब 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक विशाल एस्टेरॉयड टकराया। डायनासोर का अंत। बिल्कुल, डायनासोर अचानक विलुप्त हो गए। अब धरती पर इकोसिस्टम में बहुत सारी जगह खाली हो गई थी, कोई उन्हें खाने वाला नहीं था। बस फिर क्या था, ये स्तनधारी बिलों से बाहर आए और पूरी धरती पर फैल गए। जब 4 करोड़ साल पहले भारतीय महाद्वीपीय प्लेट एशिया से टकराई और हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, उस भौगोलिक उथल-पुथल के दौर में खुर वाले जानवर जैसे गाय भैंस और मांस खाने वाले जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली का तेजी से विकास हुआ। सही कहा। और एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि आनुवंशिक रूप से पानी में रहने वाली उस विशालकाय व्हेल का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार जमीन पर चरने वाला हिप्पोपोटामस या गाय भैंस का परिवार है। बिल्कुल। और इस पूरी विविधता को समझने के लिए हमें उन बलों को समझना होगा जो विकासवाद को चलाते हैं। विज्ञान 4 मुख्य बलों को मानता है। अच्छा, वो 4 बल कौन से? पहला म्यूटेशन, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा प्राकृतिक चयन, जहां पर्यावरण तय करता है कि कौन सा म्यूटेशन फायदेमंद है। तीसरा है जीन फ्लो। जीन फ्लो यानी जब एक आबादी के जीव दूसरी आबादी में जाकर मिलते हैं। इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण अफ्रीकी मच्छरों में देखा गया, जहां एक जगह के मच्छरों में कीटनाशक सहने की जो क्षमता म्यूटेशन से आई थी, वो दूसरे इलाकों के मच्छरों के साथ प्रजनन करने पर वहां भी फैल गई। और चौथा बल है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट पूरी तरह से किस्मत या संयोग की बात है। ये एकदम सटीक तुलना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि कोई जीन आबादी में इसलिए नहीं फैल रहा क्योंकि वो फायदेमंद है, बल्कि महज एक संयोग के कारण फैल रहा है। इसके 2 बहुत ही क्लासिक उदाहरण हैं हमारे स्रोतों में। पहला बॉटलनेक इफेक्ट, जहां उत्तर अमेरिकी बाइसन का इंसानों द्वारा इतना ज्यादा शिकार किया गया कि वे लगभग खत्म हो गए। बहुत कम बचे थे। हाँ, जो मुट्ठी भर बाइसन बचे, उन्हीं से आज की पूरी नई आबादी बनी। और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, जिसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण अमेरिका के अमिश समुदाय में देखा जाता है। अमिश लोग, वे सिर्फ अपने ही छोटे समुदाय के लोगों में विवाह करते हैं, बाहर वालों से नहीं। तो विज्ञान के नजरिए से क्या प्रकृति के अनुसार अपनी ही कम्युनिटी में सिमट कर रहना एक बुरा आइडिया है? विकासवाद और जेनेटिक विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अमिश समुदाय का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। वो कैसे? चूंकि 18वीं सदी में आए कुछ 100 मूल संस्थापकों से ही आज का पूरा समुदाय बना है और वे बाहर विवाह नहीं करते, इसलिए उन संस्थापकों में से किसी एक को रही एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी आज उस समुदाय में बहुत आम हो गई है। कौन सी बीमारी? इसे एलिस वैन क्रेविल्ट सिंड्रोम कहती है, जिसमें हाथ पैर छोटे रह जाते हैं और हाथों में अतिरिक्त उंगलियां होती हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी अपने अवलोकनों में यही पाया था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता हमेशा जीवन के लिए बेहतर होती है। जीन्स का जितना ज्यादा आपस में मिश्रण होगा, पर्यावरण में आने वाले किसी भी नए खतरे से बचने की संभावना उतनी ही मजबूत होगी। जैसे कोई नई बीमारी। बिल्कुल। इनब्रीडिंग या एक ही समूह में सिमटे रहने से नुकसानदेह म्यूटेशंस हावी होने लगते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। अब जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो इन वैज्ञानिक तथ्यों की आज की दुनिया में प्रासंगिकता को देखना भी जरूरी है। एक सवाल अक्सर उठता है
कि विकासवाद की गति क्या है। हम सोचते हैं कि इसमें करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह 1 या 2 साल में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हमने इसे अपनी आंखों के सामने देखा है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस के डेल्टा, ओमिक्रॉन और न जाने कितने वेरिएंट्स आए। ये और कुछ नहीं बल्कि रियल टाइम में हो रहा विकासवाद था। एकदम सही। जहां वायरस हमारे वैक्सीन और इम्यूनिटी से बचने के लिए लगातार। यही कारण है कि विज्ञान की दुनिया में विकासवाद सिर्फ एक थ्योरी या परिकल्पना नहीं है। आम बोलचाल में थ्योरी का मतलब किसी का अंदाजा होता है, लेकिन विज्ञान में थ्योरी का मतलब है साक्ष्यों और प्रयोगों द्वारा बार बार साबित किया गया एक स्थापित तथ्य। डीएनए और जुड़ाव की इस बात पर मुझे स्रोत में इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही खूबसूरत संदर्भ याद आ रहा है। शौनक सेन की ऑस्कर नॉमिनेटेड वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ्स का एक डायलॉग है, जीवन एक रिश्ता है, हम हवा का एक समुदाय हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है। जब हम इसे सुनते हैं तो ये एक बहुत ही दार्शनिक और काव्यात्मक विचार लगता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से विकासवाद के नजरिए से ये बात सच कैसे साबित होती है? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और ये पूरे इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को दर्शाता है। जब हम पृथ्वी के पूरे विकासवादी इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ की हर एक शाखा एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी जीव शून्य में विकसित नहीं हुआ है, सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, चाहे वो खून चूसने वाला मच्छर हो, समंदर का शीर्ष शिकारी शार्क हो या मरे हुए जानवरों को खाकर जंगल को साफ रखने वाला लक्कड़बग्घा हो, हर प्रजाति इस विशाल जीवन श्रृंखला की एक जरूरी कड़ी है। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया से लेकर बाहर के जंगलों तक सब कुछ एक दूसरे के साथ एक जटिल रासायनिक और जैविक रिश्ते में बंधा है। इसीलिए हम हवा का एक समुदाय है, सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि इकोलॉजी का एक कठोर सत्य है। वाकई जीवन की ये पूरी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार अगर हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें तो ये कितनी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। हाँ, बहुत लंबी। सब कुछ समंदर के उस उबलते पानी में एक बेजान से आरएनए अणु फूका से शुरू हुआ, फिर लूका आया, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन के जहर को ऊर्जा में बदला, जीवों ने सुरक्षित रहने के लिए एक साथ आकर बहुकोशिकीय शरीर बनाए। उन्होंने उथले पानी से कीचड़ में घिसटते हुए जमीन पर पहला कदम रखा। अनगिनत म्यूटेशंस हुए, जेनेटिक ड्रिफ्ट ने रातों रात किस्मत के खेल बदले, कुछ जीव जमीन से वापस समंदर में लौट गए और डायनासोर खत्म हो गए। हाँ, विशाल डायनासोर एक उल्का पिंड के टकराने से खाक हो गए और फिर उन खंडहरों में से हम स्तनधारियों का और अंततः हमारी चेतना और बुद्धिमत्ता का युग आया। और ये याद रखना जरूरी है कि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। विकासवाद कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है। ये हर पल, हर सेकंड हमारे आसपास और हमारे अंदर चल रही एक अनवरत प्रक्रिया है। और यही बात मुझे आज की इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे दिलचस्प विचार की तरफ ले जाती है। वो क्या? हमने आज ये समझा कि विकासवाद किसी परफेक्शन या सर्वश्रेष्ठ होने की तरफ जाने का नाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान माहौल के अनुकूल ढलने का नाम है। बिल्कुल। तो आज के इस आधुनिक दौर पर नजर डालिए। आज हम इंसानों का पर्यावरण कोई घना जंगल या गुफाएं नहीं है जहां हमें शिकारियों से छिपना पड़े। हाँ, वो दिन तो गए। आज हमारा पर्यावरण काफी हद तक डिजिटल स्क्रीन्स, स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वातानुकूलित कमरे बन गए हैं। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, यहाँ तक कि हमारे सोने का तरीका भी इस तकनीक के इर्द गिर्द घूमता है। सही बात है। तो जरा सोचिए, प्रकृति की वो धीमी लेकिन कभी ना रुकने वाली घड़ी टिक टिक कर रही है। आने वाले लाखों सालों में विकासवाद के इस विशाल पहिए के घूमते रहने पर इंसानों का जीव विज्ञान, हमारी बायोलॉजी इस डिजिटल और तकनीकी दुनिया के अनुकूल कैसे ढलेगी? दिलचस्प सवाल है। क्या हमारी आंखें स्क्रीन्स की रोशनी को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने के लिए बदल जाएंगी? क्या हमारा दिमाग जानकारी को स्टोर करने के बजाय उसे इंटरनेट पर सर्च करने में ज्यादा सक्षम हो जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस लंबी यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।